ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूं और क्या इसका डोमेन है, क्या इसका एरिया है और ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर बात करें तो मेंस में आप जानते हैं कि ऑप्शनल जो होता है वो 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। एक ऑप्शनल अब चूज करना पड़ता है, पहले 2 जो है ऑप्शनल चूज करने पड़ते थे। ये आज की डेट में जो हमारे 5 मार्क्स हैं यानी कि 500 मार्क्स, जैसे पहले था कि 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, अब ऑप्शनल 1 हो गया और 500 मार्क्स का हो गया है। अब जीएस के 4 पेपर हो गए, 1000 मार्क्स के हो गए हैं, 250 का एक। तो इस हिसाब से देखें तो ट्रेंडिंग जो सेगमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ऑप्शनल में जो जीएस में बड़ी हेल्पफुल आपकी मदद करते हैं वो आपके ऑप्शनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो पहला चीज हमारा ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से मैंने बताया कि नियरली 900 में से 243 रिजल्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल से आता है। जनरली क्या होता है कि जब हम कोई रिजल्ट आता है तो हम टॉपर का देखते हैं, यार इसका क्या है, मैथ्स है, एंथ्रो है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है, क्योंकि टॉपर तो केवल एक है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है जो आपको सिक्योर कर रहा है वो ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा है, बहुत डोमेन रखता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ज्योग्राफी में अक्सर कहता हूं कि ये 500 नहीं 800 मार्क्स का होता है। 800 मार्क्स यानी 300 नंबर ये जीएस में कवर करता है और 500 नंबर तो खैर ऑप्शनल में है ही है। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस जो होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, कई बार बहुत लोगों को ये लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बहुत बड़ा है और आप जब क्राइटेरिया लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया गड़बड़ कर देते हैं और वो ये होता है कि इसका सिलेबस बड़ा है और इसका सिलेबस छोटा है। जब मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल के बहुत से स्टूडेंट आए तो उन्होंने मुझसे यही बात कही कि सर ज्योग्राफी का सिलेबस लोग कहते हैं बहुत बड़ा है, बट यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यूपीएससी किसी सिलेबस को बड़ा छोटा, किसी को आसान या सरल करके नहीं देता है, उसके पास एक स्केलिंग का फंडा है, वो सबको स्केल आउट कर देता है, राइट। अब हम यहां पर बात करते हैं कि क्या वाकई में सिलेबस की अगर बात करें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 1 में 10 टॉपिक हैं और पेपर 2 में 10 टॉपिक हैं, टोटल 20 टॉपिक हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं बोले 20 टॉपिक हैं, बाकी में तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, इसमें इतने बड़े टॉपिक क्यों हैं? लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल की एक बात खास समझिएगा, बहुत से बच्चों को यह नहीं पता कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में 20 टॉपिक की बजाय वो रिप्लिकेशंस हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस इस तरह से काम करता है, राइट, इस तरह से वो काम करता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में अगर पेपर 1 में हम बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, राइट, एनवायरमेंटल साइंस और इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी। पेपर 1 के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब आप पेपर 2 में आते हैं तो ये एक्चुअली में 20 टॉपिक नहीं है, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में केवल 14 टॉपिक है, बहुत छोटा सिलेबस है इसका, बशर्ते आप इसको समझना सीखिए। फॉर एग्जांपल जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और उस समय आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने हिमालय के बारे में पढ़ा और पेपर 2 में जब आप जाते हैं तो हिमालय के बारे में आपको पढ़ना है, तो जब पेपर 1 में ही मैं हिमालय पूरा कर चुका हूं तो मुझे आगे इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरा वहां पर अपना बेस तैयार हो गया, उसमें कुछ मुझे फैक्ट्स डालने हैं। जब मैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ने लगा, मैं पूरे दुनिया की जलवायु के बारे में पढ़ने लगा, उसमें मेरे भारत की जलवायु और भारत का मानसून अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है, तो मुझे पेपर 2 में जाकर वापस जो है दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जब हिंद महासागर की मैं धाराओं, उसके ऊपर प्रभाव, अल नीनो का प्रभाव, ला नीनो का प्रभाव, जब मैं इसके बारे में स्टडी पेपर 1 में कर लेता हूं तो मुझे पेपर 2 में इसके लिए स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सबसे बड़ा मिथ है कि क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं है, राइट। ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा नहीं है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा दिखाई पड़ता है, इसमें सारे टॉपिक रेप्लिकेट होते हैं, ये पुनर्स्थापित होते हैं, यानी एक बार आपने पढ़ लिया वो पेपर 2 में भी वही टॉपिक है, पेपर 1 में भी वही टॉपिक है। तो जैसे आपने पेपर 1 के फंडामेंटल पूरे किए, पेपर 2 के फंडामेंटल अपने आप मैक्सिमम पूरे हो जाते हैं। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो करंट के साथ या फैक्ट के साथ जुड़ता है, उसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो जितना मैंने अपने अनुभव के हिसाब से देखा है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में 20 टॉपिक नहीं, केवल 14 टॉपिक ही आपके काम के आते हैं, बाकी 6 टॉपिक तो बार बार वो रिपीट होते रहते हैं और एक जगह पूरा करके आप उसको आसानी से दूसरी जगह पूरा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये जो फंडामेंटल हुआ कि क्या इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं बात करूं कि एक तीर से 2 निशाने करने के बारे में, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी ले रहा हूं, तो यहां पर एक तीर से 2 शिकार कैसे? सबसे बड़ी बात है ये आपके ऑप्शनल के फंडामेंटल पूरे करने के साथ साथ ये आपके जीएस के फंडामेंटल पूरे करता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं या वैगनर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, आपने हिमालय के बारे में पढ़ा, यानी कि हिमालय फॉर्मेशन, जब आप जीएस में जाते हैं तो आपको वही क्वेश्चन जो है वो जीएस फॉर्मेशन में पूछ लेता है कि हिमालय फॉर्मेशन के बारे में आप बताएं, या अगर मानसून आपने ऑप्शन में पढ़ा तो वही आपका जीएस में भी आ रहा है क्वेश्चन, तो आप बहुत ही वृहत तरीके से उसको जो है समझ पाते हैं और कर पाते हैं। जब आप इसके सिलेबस को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि टॉपिक बार बार रिप्लिकेट हो रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? तो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो होता है वो एक तरह से
अपने आप को धीरे धीरे क्या करता है, वो जोड़ता चला जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शन में एक बहुत ही खूबसूरत बात है, अगर आप जैसे हमने देखा मैथ्स का आपने नाम सुना होगा, तो मैथ्स ऑप्शन में अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपको सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों 243 सिलेक्शंस को कर रहा है, इतने ज्यादा सिलेक्शन क्यों इससे हो रहे हैं, इसका पीछे फंडामेंटल है। तो वो फंडामेंटल ये है कि एक तो पहली बात, ये सिलेबस देखने में बड़ा है लेकिन है ये छोटा, बार बार रिप्लिकेट कर रहा है। तीसरा जो हमारी अगली बात है कि जीएस के पेपर में मुझे बहुत हेल्प करता है, ठीक है। बहुत से फंडामेंटल आप देखोगे पेपर 1 में, पेपर 3 में, एग्रीकल्चर पेपर 3 में जाओगे 90 नंबर एग्रीकल्चर आता है। जिसने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ लिया है उसके लिए पेपर 3 के लिए एग्रीकल्चर में कोई समस्या ही नहीं आती है, वो वहां बहुत आसानी से उसको पूरा कर ले जाता है। तो बहुत से उसको इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है जियोपॉलिटिकल बेस पे, वो सारे के सारे वो आसानी से वो पूरे कर लेता है। लेकिन इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें अच्छे खासे जो संख्या है, नियरली जो 60 मार्क्स के आसपास का जो हिस्सा बनता है वो मैपिंग का बनता है, ठीक है। मैपिंग सिंपली आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं मैपिंग, अब ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में जो मैपिंग होता है ये इक्वल टू मैथ्स मार्क की तरह काम करता है, ठीक है। मैथ्स के मार्क्स की आपने सही स्थान बना दिया, उसके लिए कुछ 20 वर्ड लिख दिए, आपको इतने अच्छे नंबर मिलते हैं, इतने अच्छे नंबर मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आप किसी और सब्जेक्ट में अपने टॉपिक्स करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपको 4 नंबर मिल गए, 5 नंबर मिल गए। यहां पे अगर वो 5 मार्क्स का है तो आपको 4 नंबर तक आराम से उसको मिल जाएगा, विच ये क्या करता है, ये बहुत ग्रो करा देता है। जो टोटल नंबर होते हैं वो इसमें बहुत ग्रो कर जाते हैं। स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि वो मैपिंग की प्रैक्टिस नहीं करता, और आपको पता है कि मैपिंग प्री में भी, यानी जो प्री एग्जाम होता है उसमें अच्छा खासा मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो जो लोग मैपिंग पे थोड़ा भी कमांड कर लेते हैं उनको मैथ्स की तरह बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और जब एवरेज मार्क्स यानी हर क्वेश्चन के एवरेज मार्क्स ग्रो कर जाते हैं तो आपका जो टोटल सेगमेंट है वो काफी अप कर जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत अंकदायी है, बहुत ज्यादा मार्क्स ये देने वाला है, क्योंकि हमें पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच देता है। ये मुझे प्री में हेल्प करता है, प्री में ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मिलाकर 19 से 21 क्वेश्चन के आसपास एवरेज बनता है। आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा आपको हेल्प कर रहा है। मेंस में पेपर 1 और पेपर 3 में सीधे सीधे हमें हेल्प करता है, इसके बाद इंटरव्यू में हमें हेल्प करता है, और ऑप्शनल ऑलरेडी इतना स्कोरिंग है उसमें, पेपर 2 का जो हिस्सा है वो काफी हद तक मैथमेटिक्स की तरह इसमें मैपिंग के आंसर मिलते हैं और मुझे वहां मार्क्स मिलते हैं बहुत अच्छे। और सिलेबस इसका रिप्लिकेट करता है। पेपर 2 बहुत बड़ा हिस्सा वही पेपर 1 का एक्सटेंशन पार्ट है, पेपर 1 में ही हम ज्यादातर उसको करके खत्म कर लेते हैं। कुछ करंट वरेंट के पार्ट या कुछ नए पार्ट या इंडियन ज्योग्राफी के जो है वो माइक्रो ज्योग्राफी के बारे में बात वो करता रहता है। इससे ज्यादा आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस लिहाज से देखें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। क्लियर है? तो यहां अगर हम देखें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो काफी हद तक हमें जो है वो इनपुट देता है। अब जब हम ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल के 4 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में मार्क्स कैसे प्राप्त करें, तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या, जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा शुरुआत में कि सर किताब का नाम बता दीजिएगा, ठीक है मैं तुम्हें किताब का नाम बता दे रहा हूं। आप सविंदर सिंह भी ले सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में तो ब्लूम भी ले सकते हैं, पी दयाल भी ले सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, क्लाइमेटोलॉजी के लिए डीएसआर ले सकते हैं। पर सवाल यह है कि मुझे ऑप्शनल में मार्क्स कैसे ज्यादा मिलेंगे। बहुत से बच्चे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने ना तो कभी सिलेबस को ध्यान से पढ़ा और किताबों के साथ उलझ कर रह गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन से ऐसे फंडामेंटल है जिनको यूज करके आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में बेहतरीन मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर? सबसे पहला, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल में 300 प्लस आप मार्क्स लेकर जाना चाहते हो, और 300 प्लस मार्क्स अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में टच कर लिया, आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन तो छोड़िए, आप रैंक होल्डर के अंदर आएंगे, आप जो है वो काफी अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की सबसे खास बात यह होती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी किताबें उपलब्ध हैं, टीचर उपलब्ध है, मटेरियल उपलब्ध है। इसीलिए ये बहुत ही ब्रॉड मास को अपील करता है, बहुत बड़े लोगों को ये अपील करता है, ढेर सारे बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब हमारा कोई स्टूडेंट अगर ऑप्शनल ले रहा है तो वो ये बात को समझे कि इसमें बेहतरीन स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि 300 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला सिद्धांत, यानी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 1 है वो पूरी तरह से प्रिंसिपल बेस है। आप मान लो जियोमॉर्फोलॉजी में गए, भूआकृति विज्ञान, वो भी प्रिंसिपल बेस है। क्लाइमेटोलॉजी में कुछ सिद्धांत काम करते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है एक बार हम इनका कोर समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे मानव भूगोल के कुछ सिद्धांत होते हैं, इंडस्ट्री के कुछ सिद्धांत होते हैं, कृषि के कुछ सिद्धांत हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप 300 पर बहुत कोर विषय बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये बच्चा पूछ रहा है कि आपके कोर्स के अलावा बुक्स लेनी है कि नहीं लेनी है। सवाल यह कि बुक्स में पढ़ना क्या है, मेरे नोट से तुम्हें निकालना क्या है, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल किस बेसिस पे पढ़ाया है, यह समझना ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, तुम्हारा समय सीमित होगा। मैं चाहता हूं कि 300 प्लस मार्क्स लेकर आओ, और ज्योग्राफी ऑप्शन में बार बार कह रहा हूं 500 नहीं 800 मार्क्स का होता है, यानी 500 के लिए पढ़ोगे, 800 नंबर के लिए अप्रोच करोगे। एक तीर से दो निशाने, ज्योग्राफी के ऑप्शनल के साथ साथ जीएस का बड़ा पोर्शन तुम्हारा कवर हो। लेकिन अब मैं वो फंडामेंटल आपको बताने जा रहा हूं जहां से आपको मार्क्स मिलेंगे। और स्टूडेंट जिसकी गलती करता है, बहुत से बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। पहली बात, सबसे बड़ी बात, ज्योग्राफी के कोर प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। जब आपको पढ़ाया जाए, चाहे वो डेविस का ट्रायो हो, त्रिकट हो, चाहे वो पेंग का सिद्धांत हो, चाहे वो वॉन थ्यूनेन का मॉडल हो, चाहे वेबर का मॉडल हो, चाहे वो कोटेश्वरम की थ्योरी हो, चाहे वो क्लासिकल थ्योरी हो, चाहे वो किसी का भी सिद्धांत अगर निकल कर आ रहा है, चाहे वैगनर हो, सिद्धांतों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो आपका कोर एरिया तय करता है। पेपर 1 में खासतौर पर जितना भी सेगमेंट है उसमें जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत उन पे आपकी स्पेशल पकड़ होनी चाहिए। इसलिए जब मैंने उसको पढ़ाया था तो आपने देखा मैंने समय ज्यादा लिया है, क्योंकि मैंने बार बार, जब आप आएंगे उसमें क्लास में, तो मैंने बोल रखा है कि मैं 500 नहीं 800 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर पे इतनी गंभीर डिबेट हुई है, इतना कुछ जीएस में कवर किया है। तो पहली बात तो प्रिंसिपल्स पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, इसके अप्लाइड पार्ट पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। राइट, अप्लाइड पार्ट। अप्लाइड पार्ट का मतलब होता है कि आप अनुप्रयोगात्मक, आज की डेट में हर ऑप्शनल का हर जो यूनिट है उसका एक हिस्सा अप्लाइड पार्ट। मान लो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आज की डेट में जियोमॉर्फोलॉजी को आप कहां लाइफ में अप्लाई करोगे? मान लो आपने उसमें ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा, आपको पता है जीएस में हर साल जल संकट, ग्राउंड वाटर पे एक क्वेश्चन आता है, और अगर आपने अप्लाइड पार्ट वहां पकड़ लिया तो आप ऑप्शनल में भी बहुत अच्छा करोगे। और चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या कहीं पर जो है सॉइल डिग्रेड कर रही है, किसी भी चीज के बारे में अप्लाइड पार्ट यानी अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक का होता है कि भूगोल का मानव जीवन में क्या उपयोग है। जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ो तो इसका मानव जीवन में क्या उपयोग है। क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ो, जलवायु विज्ञान, मानव जीवन में क्या, मान लीजिए अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, जो है वो ऋतुओं का चक्र बदलता चला जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे, तो तुम जो पढ़ रहे हो उसको दैनिक जीवन में, मानव जीवन में, विश्व जीवन में आप क्या प्रयोग कर सकते हो, ये इसका अप्लाइड पार्ट हो, यानी ये थिंकिंग वाला होता है। और पिछले कुछ समय से जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ने के बाद नंबर नहीं पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण है वो सेकंड फेज को छोड़ रहे हैं, क्योंकि किताबों में सिद्धांत बहुत अच्छे से दिया है, टीचर भी जो पुराने पढ़ा रहे हैं वो सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन जो अप्लाइड पार्ट होता है उसके लिए आपको कुछ अपडेट करना है। जैसे जब आप मेरे साथ क्लास में आते हैं तो आपने देखा होगा मैंने ज्योग्राफी ऑन यू को, जो मैगजीन आती है भूगोल की, बड़ी विशिष्ट मैगजीन होती है भूगोल और आप, मैंने उसको रेफर किया, मैंने वहां के नए नए टॉपिक पढ़ाए और वो एग्जाम में सीधे आ जाते हैं। उसका कारण है कि इसमें अप्लाइड पार्ट दिया। जैसे मान लीजिए ओशिनोग्राफी, तो ओशिनोग्राफी पढ़ाते समय मैंने जो नई ओशिन की जो रिपोर्ट्स आई हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई हैं, उसको मैंने उसमें कोट किया है, उसको मैंने उसको पढ़ाया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि इस नॉलेज को मुझे अप्लाई कहां करना है। अगर आप ये अप्लाइड पार्ट पकड़ पाते हैं तो जो नए जो ट्विस्टिंग क्वेश्चन है जिसकी वजह से ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको वो बहुत ध्यान से पढ़ पाएगा। ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा जो होता है वो मैपिंग। मैपिंग के बिना ज्योग्राफी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दोनों पैरों के बिना मैं आपसे कहूं कि आप रेस लगा के दिखाओ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैपिंग जो होता है भूगोल को देखने का तरीका है। जब आप प्रोफेसर स्टॉलर की बुक को आप उठाते हैं तो प्रोफेसर स्टॉलर की बुक में पहली ही लाइन लिखती है वो कि ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस। ये उनका पहला कोट है। प्रोफेसर स्टॉलर, जिनको ज्योग्राफी में उनकी किताब को बाइबल कहा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी की, भौतिक भूगोल की, उसमें पहली ही बात लिखी, चाहे बच्चा मेरा जीएस पढ़ रहा हो चाहे ऑप्शनल पढ़ रहा हो, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा मैपिंग के बिना भूगोल वैसी है जैसे आप बिना पैरों के आप जो है वो फॉर्मूला, उसमें आप जो है स्प्रिंटिंग रेस में आप जा रहे हैं, बहुत तेजी से रेस में दौड़ रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही बात हो गई है। तो यहां सीधे से फंडा है कि ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस, यानी कि भूगोल एक दृश्य विज्ञान है। भूगोल एक दृश्य विज्ञान जिसको देखा जा सके। मैपिंग इज ऑल अबाउट आपको एक 2D पे देखने का तरीका देता है, दो डायमेंशन में देखने का तरीका देता है। कि अगर मैं किसी स्थान के बारे में बात कर रहा हूं, आज मैं यूक्रेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो यूक्रेन को मैं एक मैप पर आपको दिखा सकता हूं कि देखो ये यूक्रेन है। अभी मैं बोलने लगूं यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ऐसा हो गया, वहां हो गया, पोलैंड में ऐसा हो रहा है, बेलारूस ने ये कर दिया, तो तुम्हें हवा में सब कुछ ऐसा दिखाई पड़ा। अब मैंने इसको एक पेपर पे ड्रॉ कर दिया, आपको अंदाजा हो गया ये बाउंड्री है, ये इसका एरिया है, इसके रूस इसके इस साइड में है, पोलैंड इसके इस साइड में है, बेलारूस इस साइड में, मुझे ये चीजें दिखाई पड़ गई। तो मैपिंग के बिना भूगोल का अस्तित्व नहीं है। मैंने अभी क्या बोला, इसको लिख लो, ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस, यानी कि ये दृश्य विज्ञान है। तो मैपिंग, जैसे पीवी सर हैं, अब पीवी सर के साथ आपको पता होगा कि मैंने जीएस में ही मैपिंग की क्लास इन्वॉल्व कर दी, बहुत सोच समझ के मैंने किया है कि इससे आपकी प्री में आपको पता है 6 से 7 क्वेश्चन तक मैपिंग पे आ जाते हैं। न्यूज़पेपर भी मैपिंग के साथ आज की डेट में जोड़ा जा सकता है। आईआर में अगर आप मैपिंग नहीं करोगे तो आज की डेट में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो मेंस का ही पेपर आप क्यों ना दे रहे हो, जीएस का।
तो वहां से मैंने उनको प्रैक्टिस कराना शुरू किया कि हर बच्चे को एक जो फियर है वो खत्म हो जाए। कई बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए एकेडमी में बहुत सी चीजें मैं प्रयोग करता रहता हूं, बहुत सी चीजें लेकर आता हूं। और आपको बहुत लोगों को, बच्चों को आदत पड़ी होती है, अरे यार पढ़ाओ यार, सिलेबस पूरा कराओ, जान दो हमें। तो कल मैंने आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम। यूपीएससी कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम पे ही काम करता है। कोई प्रोफेसर सीनियर हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी, उससे आप बात करके देखना, वो अपने अनुभव से तुम्हें इसी बारे में बात करेगा, राइट। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर में ज्यादातर बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जो ऑप्शनल का सेकंड पेपर है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो इंडियन ज्योग्राफी है वो है उनका करंट अफेयर्स यानी समसामयिक पर उसकी पकड़ ना होना। इतना डायमेंशन क्रिएट कर दिया है इसने, इतना समसामयिकी में इतना डायमेंशन क्रिएट कर दिया है कि आप इसके बिना कवर ही नहीं कर पाओगे। हर ऑप्शन में होता चला जा रहा है। पॉल साइंस में हो गया है, सोशियोलॉजी में हो गया है, एंथ्रोपोलॉजी में कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शन में है। वो करंट पे बेस पे बात कर रहे हैं, समसामयिकी पे बात कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे मैंने योजना मैगजीन हो गई, कुरुक्षेत्र, आपको पता है एग्रीकल्चर के सीधे टॉपिक वहां से हमें मिलने हैं। इसके बाद ज्योग्राफी एंड यू जैसी मैगजीन हो गई हैं। इसके बाद नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आ रही, आपको करंट के साथ अपडेट, द नेचर की जो वेबसाइट है, आपको करंट के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। डाउन टू अर्थ जैसी मैगजीन जो सुनीता नारायण जिसकी संपादक हैं, उसके साथ आपको बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। सुलग्ना चट्टोपाध्याय के जो आर्टिकल्स हैं उसके साथ आपको बहुत हाईली अपडेट रहना पड़ेगा। ये अपडेशन आपको एज देता है, क्योंकि आप कंपटीशन में, देखिए ये बहुत निर्मम होता है। आप सोच रहे हैं कि मैं इतना पढ़ के आईएएस बन जाऊंगा, नहीं संभव है। आपको कंपटीशन में अंतिम बिंदु क्रॉस करना ही पड़ता है। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, मैंने क्या कहा, जो भी करना पड़े, ये ही करना पड़े, ये सत्य नहीं है कंपटीशन के लिए। ये ही करना पड़े नहीं चलता, जो भी करना पड़े। ये माइंडसेट अगर आपने बदल लिया तो ये आपको मैं चाबी दे रहा हूं आज। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इसलिए जो है वो सक्सेस नहीं हो पाते, बोलते ये ही करना पड़ेगा। तो बोले सर, जैसे बहुत बच्चे आते हैं, सर सिलेबस कब तक पूरा करा देंगे, सर ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा, सर ऑप्शन में कब तक हम जो है वो बहुत अच्छा कर लेंगे। ये जानते हो क्या माइंडसेट होता है? आपने भी प्रश्न पूछा होगा, सर कितने दिन में ज्योग्राफी ऑप्शन पूरा हो जाएगा। तो ये ही करना पड़े, उनका माइंडसेट होता है बस यार इतना ही पढ़ना पड़े, 5 महीने में ऑप्शन में, किसी कोचिंग ने बता दिया 5 महीने में तुम ऑप्शन ऐसे तुम्हारा खत्म कर देंगे, ऐसे। तो वो नहीं बताते तुम्हारा करियर भी ऐसे ही खत्म कर देंगे, टेंशन ना लेना तुम। तो ये ही करना पड़े, और जो भी करना पड़े, मतलब अगर मुझे लास्ट माइल भी जाना पड़े दुनिया के दूसरे छोर, तो मुझे ये कंपटीशन क्रैक करना है, तो ये ही करना पड़े। और जो भी करना पड़े के बीच में ही एक दीवार होती है, एक लाइन होती है, उसी में ही फेल और सक्सेस के बीच का अंतर तैयार होता है। वो जो सामान्य से वर्ग से आने वाला बच्चा, एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा जब टॉप कर जाता है, आश्चर्यचकित होता है, तो वो संसाधनों में अंतर नहीं होता है। आप मुझसे किताब पूछोगे, मैं 50 किताब बता दूंगा, लेकिन इनके बीच का अंतर ये ही करना पड़े और जो भी करना पड़े। जिसने मेरे आज इस मंत्र को समझ लिया, जिंदगी में उसको कंपटीशन में कोई फेल नहीं कर सकता। मुझे ये चीज हासिल करनी है, मुझे जो भी करना पड़े, जहां तक जाना पड़े, मैं लास्ट माइल ट्रेवल करूंगा। और जिस समय आपने किसी भी सभी, यूपीएससी में खासतौर बता रहा हूं, एशिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में इसकी गणना की जाती है। लोग ब्रिलियंट से ब्रिलियंट माइंड जो है वो आईएएस बनना चाहता है, पावर और अपनी सिक्योरिटी पाना चाहता है। तो उसमें याद रखिएगा, ये ही करना पड़े। जिस दिन आपने सोच लिया कि सिलेबस कितना है सर, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, हम कब जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शन पूरा कर लेंगे, आपका नहीं होगा। ये अगर प्रश्न आपके दिमाग में आए हैं, आपका नहीं होगा। और जो भी करना पड़े, मतलब मुझे लास्ट में पागलों की तरह आंसर राइटिंग करनी पड़े, मुझे और अपग्रेडेशन करना पड़े, अपने कंपटीटर को मारना है, अपने कंपटीटर से आगे निकलना है। वो मेरी सीट खा जाएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन का आधा हिस्सा उसका अच्छा हो जाए और मैं वहां रह जाऊं, हो सकता है 1 नंबर से मैं बाहर हो जाऊं, कुछ भी हो सकता है। तो इस माइंडसेट में ही जीवन तय होता है। और जो 5वां पॉइंट है, आंसर राइटिंग। अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल गूंगों का विषय है, जो बोल नहीं सकते, स्पीचलेस, इस बात को ऐसे समझो, कुछ नहीं, ऐसा है। मतलब मैं तुम्हें बोल के कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा। कुछ महीने ये जिंदगी जी के देख लो, कुछ समय के लिए तुम स्पीचलेस हो। आंसर राइटिंग का मतलब यही हुआ। ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि तुम बहुत जब ज्ञानी हो जाओगे, जब तुम पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल खत्म कर लोगे तब तुम कलम उठाओगे, नहीं।
अगर तुम थोड़ी देर के लिए एक कल्पना, एक बहुत बड़ा मंत्र दे, आज मैं जो बातें कह रहा हूं बहुत दिल से, बहुत गहराई से, बहुत सोच से निकल कर आ रही हैं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए कल्पना करो तुम्हारी जीभ नहीं होती, थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देख लो, अगर तुम बोल नहीं पाते तो तुम मुझे कैसे बताते कि डेविस का ट्रायो क्या है? मैं इतना बड़ा मंत्र दे रहा हूं, इन होली की छुट्टियों में सोच के देखना मैंने तुम्हें क्या हथियार दे दिया, क्या हथियार दे दिया। और इसकी गहराई समझ, अगर तुम्हारी जीभ नहीं होती, जिह्वा नहीं होती, टंग नहीं होता, और तुम्हें किसी को बताना होता कि डेविस क्या करते थे, ट्रायो क्या है डेविस का, पेंक का सिद्धांत क्या है, तुम कैसे बताते? तुम कैसे बताते? मैं महामंत्र दे रहा हूं तुम्हें इस बात का, तो तुम कैसे बताते किसी को कि मैं क्या पढ़ रहा हूं? मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में पूछता, क्या है तुम्हारा ऑप्शनल, तुम क्या करते? लिखते। तो बस इतना ही कर लो, अगले कुछ महीनों के लिए ये समझ लो तुम्हारे पास टंग नहीं है, स्पीचलेस, तुम नहीं, बोलना ही नहीं आता, तुम भूल जाओ उसको, कुछ महीनों के लिए भूल जाओ, जो भी बात कहो लिख कर कहो। महामंत्र दे रहा हूं, लबासना पहुंचने के बाद तुम्हें मेरी बात याद आएगी, लबासना पहुंचने के बाद तुम मुझे धन्यवाद देने आओगे कि सर आपने वो बात बता दी जो वाकई में सब सफलता का सबसे एक ही कुंजी जो आप कह रहे हो वो यही है। कुछ महीनों के लिए भूल जाओ बोलना, हर बात लिख के कहनी शुरू कर दो। मान लो ईश्वर ने तुम्हें जीभ दी ही नहीं है, तुम्हें बोलना ही नहीं आता, तुम स्पीचलेस व्यक्ति हो, बस इतना कर लो कि तुम लिख के बताना शुरू कर दो बस। और इस महामंत्र को तुमने अगर अपने जीवन में उतार लिया, आप लबासना पहुंचने के बाद, अगर वाकई मेरे स्टूडेंट हो, लबासना पहुंचने के बाद तुम मुझे फोन करोगे कि आपने वाकई में बहुत बड़ा मंत्र दे दिया मुझे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी हो, तुम चाहते हो तुम्हारा रिवीजन भी हो, तुम चाहते हो तुम्हारी राइटिंग जो उभर के आए, तुम चाहते हो कि सब्जेक्ट में तुम्हारी डेप्थ हो, इन सब का एक ही सॉल्यूशन दे रहा हूं। मान लो ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी ही नहीं है, तुम किसी को बोलकर कुछ बता ही नहीं सकते, तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका है लिख कर बताने का। और अगर ये तुमने कर लिया, मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता अंदर जाने से। बस हम आज की डेट में बोलते बहुत हैं, चैटरिंग करते रहते हैं, लिखते नहीं हैं। तो ये फंडामेंटल अगर आपने कर लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स पाने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। राइट? तो ये जो सेगमेंट है मैंने आपको बताया, 4 स्टेप अगर आपने लिए हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता इसमें। और इसके बाद मैं और ये श्रृंखला को कंटिन्यू करके रखूंगा ताकि आपको बता सकूं कि हमें कौन कौन से सिलेबस के इंपॉर्टेंट सेगमेंट, तो आज मैंने क्या क्या दिया एक बार फिर से देखते हैं। पहली बात तो ज्योग्राफी ऑप्शनल, एक बहुत ज्यादा सिलेक्शन देने वाला ऑप्शन है। दूसरा, इसका सिलेबस जो आपको लगता है बहुत बड़ा, वो नहीं है, चैप्टर्स रिप्लिकेट होते हैं, वो दिख रहा है कि बहुत बड़ा, लेकिन हमें उसको बार बार पढ़ना नहीं है। तीसरा मैंने बताया कि ये जीएस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल 500 नहीं 800 मार्क्स का होता है अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 300+ मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहली बात, इसके सारे सिद्धांतों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इसमें जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो रहा है वो है आपको इसके जो अप्लाइड पार्ट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। तीसरा, मैंने आपको बताया इसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना, मैपिंग, और इसके बाद 5वां हमारा पॉइंट है आंसर राइटिंग करना। और एक महामंत्र दिया है कि कुछ समय के लिए आप गूंगे हो जाओ, आप कुछ मत सोचो, सिर्फ लिखना शुरू करो। ठीक है? आप जो भी आज टीचर ने डेविस पढ़ाया, आज मेरी क्लास आपने रिकॉर्डेड देख ली, आपको कुछ मिल गया, आपने उसको लिख डाला। ठीक है? बिना प्रिजुडाइज के, बिना जस्टिस की, ये पता नहीं कैसा लिखा होगा, लिखने का आदत डालो। सोच लो कि तुम्हें बोलना ही नहीं आता, तुम्हें सिर्फ लिखना आता है। ये एक ऐसा मंत्र है, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज होनी शुरू हो जाएगी।